गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। पॉलिटी की ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। पूरा पॉलिटी जो कि प्रीलिम्स में आता है, कम से कम 30 मार्क्स का प्रीलिम्स में पॉलिटी आता है। ये अपन कवर करने की कोशिश करेंगे 20 से 22 घंटे में। ये पूरे लेक्चर्स में लूँगी आपके। आप ध्यान से सुनिए और बार बार रिवाइज करते रहिएगा इन टॉपिक्स को, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जितना आप रिटेन कर पाएंगे उतना ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। पॉलिटी का अगर आप सिलेबस देखें आरएस प्रीलिम्स का, तो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो आज हम ये टॉपिक लेते हैं। क्या थी संविधान सभा, संविधान सभा क्यों बनाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसके सदस्य कौन कौन थे, सदस्य का चुनाव कैसे कैसे हुआ था, ये सभी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में, यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड तो यूज नहीं किया था, संविधान सभा या संविधान यूज नहीं किया था वर्ड, पर सबसे पहले स्वराज्य की मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी 1895 में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने फिर स्वराज्य की मांग की थी। अगेन संविधान शब्द यूज नहीं हुआ था, पर स्वराज्य की मांग की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में। फिर देखें तो सबसे पहली पार्टी स्वराज्य पार्टी थी। ये अपन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। स्वराज्य पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जो दिसंबर 1922 में फॉर्म हुई थी। उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी आ चुका है कि सबसे पहली पार्टी कौन सी थी जिसने संविधान सभा या संविधान की मांग की थी। वो स्वराज्य पार्टी थी। 9 दिसंबर 1922 को ये फॉर्म हुई थी। ठीक है। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी फॉर्म हुई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी फॉर्म हुई थी। क्यों फॉर्म हुई थी? क्योंकि उस दौरान लॉर्ड बर्कनहेड हुआ करते थे हमारे गवर्नर जनरल। तो इन्होंने चैलेंज किया था मोतीलाल नेहरू जी को कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते तो हैं कि संविधान बना दीजिए, संविधान सभा बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए, आप एक छोटे रूप में प्रारूप बनाइए संविधान का। तो इन्होंने चैलेंज किया था लॉर्ड बर्कनहेड ने मोतीलाल नेहरू को। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने वापस से मांग की थी कि हमारे को एक संविधान सभा चाहिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 1934 में एम एन रॉय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप में, सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप में संविधान सभा की मांग की है, एम एन रॉय। ओके। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड की थी संविधान सभा की। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने
बताया कि संविधान सभा कैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि संविधान सभा बना तो दी पर उसमें सारे आपने ब्रिटिश के लोग सदस्य बना दिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया कि संविधान सभा कैसी होगी, उसमें सदस्य कैसे चुने जाएंगे। तो उनका कहना था कि संविधान सभा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भारतीय लोग होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन से वो बननी चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन में भी ये होना चाहिए कि सभी को वोटिंग राइट दिए जाने चाहिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। उन वोटिंग राइट्स के बेसिस पे संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने लगा 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने लग गया था, तो ब्रिटेन को बहुत प्रेशर आ रहा था। काफ़ी वर्ल्ड जो नेशंस थे और बाकी जो देश थे उनसे प्रेशर आ रहा था कि आप कुछ कीजिए। तो ब्रिटेन ने अगस्त प्रस्ताव लेके आया। ब्रिटिश सरकार अगस्त प्रस्ताव लेके आई, अगस्त ऑफर जिसको बोलते हैं, 1940 में पहली बार इसमें इन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया अगस्त ऑफर में, अगस्त प्रस्ताव में। ऑल्दो संविधान का वर्ड, संविधान जो शब्द है वो कहीं यूज नहीं हुआ है, पर संविधान सभा की मांग को इसमें स्वीकृति दी गई। फिर आया 1942, 2 साल बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में पहली बार संविधान शब्द का शब्द प्रयोग में भी लिया गया और ये स्वीकृति दी कि संविधान सभा जो बनेगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बनेगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनेगी। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने स्वीकृति दी कि संविधान सभा बनेगा। इन्होंने वर्ड भी इस्तेमाल किया, संविधान सभा। अब संविधान सभा, जैसे कि अपन ने देखा कि नेहरू जी ने डिमांड की थी कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव किए जाने चाहिए, पर उन्होंने ये बात मानी नहीं। उन्होंने बोला कि जो संविधान सभा है उसके जो सदस्य हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसके आधार पे, इस मिशन के आधार पे हमारी संविधान सभा चुनी गई, हमारे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। तो कैबिनेट मिशन के आधार पे हमारे संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं वापस सारी चीजें कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज्य की मांग की। 1922 महात्मा गांधी ने स्वराज्य की मांग की। उसके बाद स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई 1922 में। उन्होंने सबसे पहली पार्टी थी जिसने संविधान सभा की मांग की गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी फॉर्म हुई। क्यों फॉर्म हुई? क्योंकि लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज किया था कि आप संविधान का छोटा मोटा प्रारूप तो बना के बताइए। तो ये कमेटी आई, इन्होंने भी मांग की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय पहले ऐसे इंसान थे व्यक्तिगत रूप में जिन्होंने संविधान सभा की मांग की गई। 1935 कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड की कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए।
उसके बाद 1938 जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हमें संविधान सभा चाहिए तो सही, पर उसके सदस्य भारतीय होने चाहिए और चुनाव कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन से होना चाहिए, राइट। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का प्रेशर बना, तो 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया। ऑगस्ट ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है संविधान सभा का प्रावधान बनाया जाएगा, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा, संविधान वर्ड यूज हुआ। संविधान सभा के सदस्य किस तरीके का चुनाव किया जाएगा, किस तरीके से चुने जाएंगे, वो बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। और उसके बाद 1946 फाइनल कैबिनेट मिशन आया, जिसमें कि संविधान सभा का पूरा प्रोसेस, कितने सदस्य होंगे, कैसे चुने जाएंगे, किस प्रकार की कौन भूमिका निभाएगा, ये सारा जो भी डिटेल्स थी वो कैबिनेट मिशन में आई थी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड कि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य की ये संविधान सभा बनने वाली थी। 389 मेंबर्स क्यों थे, ये बहुत ही अजीब सा नंबर है। 389 मेंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो ब्रिटिश इंडिया से सेलेक्ट होने थे और एक प्रिंसली स्टेट से सेलेक्ट होने थे। प्रिंसली स्टेट यानी कि जो हमारा रियासतें थी, है ना, जो हमारी रियासतें थी वो प्रिंसली स्टेट थी। इन पे सीधा सीधा जो कंट्रोल था वो राजा महाराजाओं का था, है ना। और जो ब्रिटिश इंडिया थी वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश सरकार का, तो वहां से 296 मेंबर चुनने थे और प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर चुनने थे, ठीक है। मेंबर का चुनाव किस तरीके से होना था, तो जो रियासत थी, प्रिंसली स्टेट थे, वहां से नॉमिनेट करेंगे राजा, जो भी राजा वहां पे राज कर रहा है वो मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा और उस तरीके से वो सदस्य का मेंबर बन जाएगा जिससे भी वो नॉमिनेट करता है, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया से कैसे होना था, ब्रिटिश इंडिया से इनडायरेक्ट इलेक्शन से होना था, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस का ये मतलब है कि डायरेक्टली जो जनता है वो चुनाव नहीं करेगी सदस्य का, जनता कुछ लोगों का चुनाव करेगी जो कि फर्दर संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनका चुनाव करेंगे, ठीक है। तो जनता किनको चुनाव करेगी, जनता किसका चुनाव करेगी, जनता चुनाव करेगी प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों का, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका जनता चुनाव करेगी। उसके बाद वो जो मेंबर्स हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो फर्दर चुनाव करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का, ठीक है। इसमें ये डिसाइड हुआ कि 10 लाख की जो जनसंख्या है उस पे एक प्रतिनिधित्व, 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लेते हैं एक बार कि जो 296 है ये फर्दर डिवाइडेड है 292 और चार चीफ कमिश्नरेट। तो ब्रिटिश इंडिया में 4 चीफ कमिश्नरेट हुआ करती थी, वहां से एक मेंबर का चुनाव होना था। ये 4 चीफ कमिश्नरेट कौन थी, ये 4 चीफ कमिश्नरेट आप ABCD से याद रख सकते हैं। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरेट थी जहां से 4 सदस्यों का चुनाव होना था और बाकी 292 इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होना था, जो कि जनता प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चूज करेगी, वो फर्दर संविधान सभा के सदस्यों को चूज करेंगे। ओके, फिर बात करते हैं इलेक्शन का तरीका। इलेक्शन किस तरीके का होना चाहिए था, किस तरीके का इलेक्शन से कौन सा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए था जिनसे कि ये संविधान सभा के सदस्य का चुनाव होना था। तो ये 2 तरीके के इलेक्शंस होते हैं। एक तो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसको जितने ज्यादा वोट मिल जाए वो जीत जाता है। जैसे कि मान लो 2 जने हैं, एक को 39 वोट मिला और एक को 40, तो जिसको 40 वोट्स मिले वो जीत जाएगा। जो हार रही है पार्टी उसको कितने भी वोट मिले उससे कोई मतलब नहीं है, जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो चुना जाएगा, ठीक है। और दूसरा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये हम आगे भी देखेंगे। यही तरीका हम प्रेसिडेंट के लिए भी प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं उसमें यही तरीका चूज करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी जो सदस्य थे उनका भी इसी तरीके से चुनाव हुआ था, ठीक है।
फिर बात आई कि धर्म की कि हर धर्म को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म निकालें कि सब धर्म का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। तो उस सिलसिले में बात आई कि 210 सीट जनरल के लिए थी, 78 सीट मुस्लिम के लिए थी और 4 सीट सिख के लिए थी। ठीक है, तो 210 सीट जनरल के लिए, 78 मुस्लिम और 4 सिख। ठीक है, तो क्या था पूरा एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। असेंबली थी हमारी 389 मेंबर्स की, जिसमें से 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से चुनने वाले थे हम, 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से चुनने वाले थे। ब्रिटिश इंडिया में फर्दर 292 जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनने वाले थे, और 4 जो चीफ कमिश्नरेट थी ABCD, आपको याद हो जानी चाहिए, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 चीफ कमिश्नरेट से 4 सदस्य चूज होने थे। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंसली स्टेट जो थे वहां के राजा नॉमिनेट करते मेंबर्स को, उससे वो सदस्य चुने जाते। ठीक है, इलेक्शन का तरीका क्या होना था? इलेक्शन का तरीका 2 तरीके के होते, फर्स्ट पास द पोस्ट और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम हमने चुना था। धर्म में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रिलीजन का संविधान सभा में, इसके लिए सीट्स डिवाइड की गई थी। 210 जनरल की थी, 78 मुस्लिम की थी और 4 सिख की थी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शन कब हुए? इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 में। राइट, और सबसे ज्यादा कौन से प्रोविंस से सदस्य चुने गए? सबसे ज्यादा यूपी से चुने गए, उसके बाद मद्रास। ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी से चुने गए, फिर मद्रास से चुने गए। सबसे ज्यादा कौन सी रियायत से चुने गए? मैसूर से। मैसूर से टोटल 7 मेंबर्स चुने गए। ठीक है, राजस्थान में कितने मेंबर टोटल? राजस्थान रियासत से कितने मेंबर्स संविधान सभा में चुने गए? तो 12 मेंबर्स चुने गए। सबसे ज्यादा कौन सी रियासत से चुने गए? सबसे ज्यादा जयपुर से चुने गए, 3 मेंबर्स जयपुर से चुने गए। ठीक है, उसके बाद देखिए जिन्ना और गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इन इलेक्शन प्रोसेस में, और तेज बहादुर सप्रू और JP नारायण 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्शन में पार्ट तो लिया था, पर फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद देखें कि रिजल्ट्स क्या रहा, इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या रहे। तो कांग्रेस पार्टी ने 208 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती, और निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स 8 इंडिपेंडेंट मेंबर्स चुने गए। इसमें 7 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिनको एक सीट अलॉट हुई। तो ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन निकाले तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो संविधान सभा थी वो मल्टी पार्टी सिस्टम था, मल्टी दलीय पार्टी सिस्टम था। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी का रिप्रेजेंटेशन या 2 पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, 8 ऐसे इंडिपेंडेंट लोग सिलेक्ट हुए, उसके बाद 7 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिनको एक सीट मिली। ठीक है, फिर देखते हैं कि वुमेन का क्या रोल था इन संविधान सभा में। तो टोटल 18 महिलाएं चुनी गई संविधान सभा, 15 महिला चुनी गई संविधान सभा में। उसमें से सबसे ज्यादा जो महिला चुनी गई, सबसे ज्यादा महिला सदस्य जहां से चुनी गई वो प्रोविंस यूपी था। उसके बाद देखें कि कौन कौन सी महिला जो इम्पोर्टेंट नाम है वो एक बार देख लेते हैं। सुचिता कृपलानी थी सबसे पहली, ये पहली वुमेन CM भी मतलब बनी थी यूपी की। तो ये फैक्ट आ सकता है, RPSC कभी भी ऐसा सवाल पूछ सकता है क्योंकि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछता है। ठीक है, उसके बाद सरोजनी नायडू सदस्य की इस सभा की सदस्य थी। सरोजनी नायडू पहली वुमेन गवर्नर बनी थी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर विजय लक्ष्मी पंडित थी एक मेंबर सदस्य सभा की। ठीक है, उसके बाद ये दक्षयानी वेल्युधन जो थी ना, ये आपको नाम याद रहना चाहिए, ये पहली दलित वुमेन थी, फर्स्ट दलित वुमेन
एंड ओनली दलित वुमेन हु वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये इकलौती दलित वुमेन थी और पहली दलित वुमेन थी जो कि संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एनी मैस्करीन। एनी मैस्करीन, आपको ये नाम ध्यान रहना चाहिए। एनी मैस्करीन इकलौती विमेन थी जो कि प्रिंसली स्टेट से सदस्य बनी थी, यानी कि रियासत से ये सदस्य बनी थी संविधान सभा की। ये एक बार पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएस आरपीएससी में, आरएस के एग्जाम में, तो आपको एनी मैस्करीन का नाम तो ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो देखते हैं कि 6 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा फॉर्म हुई। ठीक है, जैसा कि अभी अपन ने देखा इलेक्शंस कब हुए थे, इलेक्शंस हुए थे जुलाई अगस्त में। ठीक है, और फॉर्मेशन कब हुआ सभा का, 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद संविधान सभा की बैठक हुई। पहली बैठक कब थी, 9 दिसंबर को पहली बैठक थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, जिसको एड्रेस किया जेबी कृपलानी जी ने। ठीक है, जेबी कृपलानी जी ने एड्रेस किया पहली बैठक को। इसके बाद 10 दिसंबर को एक बैठक हुई, पर उसमें कुछ कंक्लूसिव निकला नहीं, तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। जो 11 दिसंबर की मीटिंग थी वो थर्ड मीटिंग थी। ठीक है, याद रखना ये थर्ड मीटिंग थी, सेकेंड मीटिंग नहीं थी। इस मीटिंग में क्या क्या फाइनल हुआ, इस मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि प्रेसिडेंट कौन होगा संविधान सभा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस चेयरमैन कौन होंगे, एच.सी. मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एडवाइजर कौन होगा, बी.एन. राव साहब। ये 3 इंपॉर्टेंट लोगों का चुनाव किया गया। बी.एन. राव का इसलिए चुनाव किया गया क्योंकि इन्होंने थोड़े टाइम पहले ही बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो इनका एक्सपीरियंस और इनकी एडवाइस के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एडवाइजर बनाया गया। राइट, बी.एन. राव। ओके, तो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। प्रेसिडेंट जो बने वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वाइस चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी थे, और बी.एन. राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एडवाइजर चुने गए। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रेजेंट किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और इसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी, 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 13 जनवरी और 13 दिसंबर और एक 22 जनवरी। 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, किसने प्रेजेंट किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अडॉप्ट कब हुआ, अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव था क्या। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो उद्देश्य प्रस्ताव था कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो महीने हैं जिसमें कि संविधान सभा काम करने वाली है, वो किस उद्देश्य से काम करेगी, उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए, संविधान की क्या वैल्यूज होने चाहिए, संविधान किन किन लोगों पे लागू किया जाएगा, संविधान से सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स, क्या क्या ड्यूटीज मिलेंगी, संविधान का स्पेशल प्रोविजन अगर कुछ है तो क्या होगा। ये सारी बातें डिसाइड की गई उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, इस उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना संविधान सभा के उद्देश्य को डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, यही इसी से ही कुछ पार्ट हमने प्रियम्बल में भी लिए गए हैं। अभी आगे हम फर्दर प्रियम्बल का चैप्टर भी देखेंगे कि वो क्या बोलता है, प्रियम्बल होता क्या है, प्रस्तावना होती क्या है। ठीक है, तो अभी पहले ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया बाय जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया इन्होंने, और 22 जनवरी 1947 को ये यूनानिमसली पास हुआ, मतलब सबकी सहमति से ये पास किया गया। राइट, सबसे पहले ये बताता है कि भारत किस प्रकार का देश होगा, कैसा देश चाहते हैं हम, हमारा देश का प्रारूप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि भारत स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि हम अपनी मर्जी से
हम अपनी मर्जी से हमारे देश को राज कर सकते हैं, ठीक है। सोवरन यानी कि संप्रभु, हम अपनी पॉलिसीज, हम अपने नीति, हम अपने लॉज खुद बना सकते हैं। किसी भी बाहरी रूरल या किसी भी बाहरी कोई भी फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस होगा नहीं भारत को, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक, रिपब्लिक से क्या मतलब है? रिपब्लिक मतलब गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक गणराज्य यानी कि जो हमारा हेड होगा इलेक्टेड होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो कौन है अभी हमारी? द्रौपदी मुर्मू। ये कौन है? इलेक्टेड है। क्या इनका बेटा अगला प्रेसिडेंट बनेगा? नहीं। तो ये सिस्टम, इस सिस्टम को बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। वैसे ही अभी आप देखेंगे तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में रिपब्लिक नहीं है, वहां पे मोनार्की हेड होता है। जो भी राजा है उसका जो भी अगला हेड है, यानी कि अगला जो बेटा या बेटी जो भी है वो राजा बनता है। तो वो सिस्टम वहां पे फॉलो होता है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है, मोनार्की है। इंडिया में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। सिमिलरली आप बताइए चाइना में क्या होता है? ये क्वेश्चन आई एम लीविंग ओपन टू यू, इसका जवाब मेरे को बताइएगा, ओके। उसके बाद तीन मेन वर्ड्स थे जो कि इंडिया को डिफाइन करता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, सोवरन होगा और गणराज्य होगा, यानी कि रिपब्लिक होगा, राइट। फिर बात की कि ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये किस किस लोगों पे लागू होगा। अभी अपन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे हैं, ये कौन से देश, कौन से प्रदेश, कौन से राज्य के लोगों पे लागू होगा। तो बात की गई कि ये ब्रिटिश इंडिया के सारे, तो बात हुई कि ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर जितने भी राज्य आते हैं उस पे लागू होगा, ठीक है। उसके बाद बात हुई कि ये प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतें जितनी भी हैं उन पे ये संविधान लागू होगा। उसके बाद अदर्स में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि जहाँ पे और दूसरे लोग राज करे थे, गोवा, पुडुचेरी, इन जगह पे भी हमारा संविधान लागू होगा। और इसके अलावा और भी कोई ऐसा प्रदेश है या कोई ऐसा राज्य है जो कि भारत से मिलना चाहता है, आज नहीं तो आगे आने वाले, जैसे सिक्किम को बाद में मर्ज किया गया था भारत में, तो उन पे भी हमारा संविधान लागू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर हम बाद में किसी को ऐड करें, बाद में कोई स्टेट को ऐड करें तो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सब पे लागू होगा, ठीक है। फिर बात आती है स्टेट्स की, कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। स्टेट्स को फ्रीडम दी जाएगी, स्टेट को खुद के फैसले लेने की फ्रीडम दी जाएगी और रेसिडुअरी पावर स्टेट को दिए जाएंगे। तो आप एक बहुत बड़ा यहाँ पे कैच देखेंगे कि आज की डेट में अगर जो रेसिडुअरी पावर है वो है केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो फिर क्यों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बोला गया कि वो स्टेट को दी जाएगी? ये इसलिए बोला गया ताकि जो जिन्ना थे, है ना, वो मान नहीं रहे थे इंडिया से मर्ज होने को या संविधान सभा में पार्टिसिपेट करने को। तो उनको उनकी हाँ भरवाने के लिए उस वक्त कहा गया कि जो ये रेसिडुअरी पावर्स है वो स्टेट्स को दी जाएंगी, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं। आज की डेट में जो रेसिडुअरी पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, आपको ये पता होना चाहिए। और आगे हम पढ़ेंगे भी कि तीन तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे जो लॉ है, जो कानून है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। फिर आते हैं स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिन पे जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें दोनों सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बना सकती हैं। और रेसिडुअरी पावर आज की डेट पे केंद्रीय सरकार के पास है, ठीक है। उसके बाद है सोर्स ऑफ पावर क्या होगी? इस संविधान का जो मतलब पावर है, जो मतलब इन संविधान में जो भी पावर लिखी गई है, जो भी बातें लिखी गई हैं, उसका सोर्स कौन होगा? उसका सोर्स होगा पब्लिक। कौन सी पब्लिक? भारतीय देश की पब्लिक, ठीक है। उसके बाद बात की गई सिटीजन्स को नागरिकों को क्या प्रदान किया जाएगा इस संविधान के थ्रू। नागरिक के लिए क्या अलग अलग प्रोविजंस, क्या प्रावधान रखे गए हैं? तो सबसे पहले बात की इन्होंने जस्टिस, न्याय की। न्याय कैसा न्याय?
सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, 3 तरीके के न्याय। ठीक है, ये न्याय वाली जो चीज है ये हमने प्रियम्बल में भी एज इट इज ली है, जस्टिस एज इट इज प्रियम्बल में लिया गया है। तो किस तरीके का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरीके का न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, फिर बात की गई स्वतंत्रता की, लिबर्टी की। लिबर्टी 8 तरीके की लिबर्टी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डाली गई। विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, उपासना, कार्य, संघ और व्यवसाय, ये 8 प्रकार की जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, ये डाली गई। पर इसमें से हमने 5 ही चूज की है, ये जो 3 है ये प्रियम्बल में नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया। कब प्रेजेंट किया? 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया। कब अडॉप्ट हुआ? अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को, ये पास किया गया यूनानिमसली। ठीक है, क्या बातें बोली गई इसमें? बोला गया कि भारत किस प्रकार का देश होगा? भारत होगा स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य, इंडिपेंडेंट, सोवरन और रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद ये जो संविधान हम बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ लागू होगा? कहाँ कहाँ लागू होगा? ब्रिटिश इंडिया में लागू होगा, प्रिंसली स्टेट में लागू होगा, कोई अदर टेरिटरी है जो कोई और जना रूल कर रहा है जैसे कि गोवा, पुडुचेरी, उन पे लागू होगा, या फिर कोई और जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है उन पे भी लागू होगा। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ पावर क्या होगा? सोर्स ऑफ पावर भारतीय जनता होगी। ठीक है, स्टेट्स को क्या बोला गया? स्टेट्स को बोला गया कि आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी। रेसिडुअरी पावर बोला गया कि स्टेट के पास होगी, पर आज की डेट में रेसिडुअरी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फिर नागरिकों के लिए क्या प्रावधान रखेगा? नागरिकों को बोला गया जस्टिस किस प्रकार की? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता 8 प्रकार की, जिसमें से 5 प्रकार हमने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में लिया है। ठीक है, उसके बाद बात की इक्वालिटी, बराबरी। ठीक है, इक्वालिटी 3 प्रकार की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात की है, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष। इसमें से विधि के समक्ष हमने प्रियम्बल में इंक्लूड नहीं किया है, अदरवाइज स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर, ये दोनों चीजें हमने प्रियम्बल में ऐड की हैं। ठीक है, उसके बाद बात की कि स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। किसको प्रोवाइड की जाएगी? ट्राइबल्स को, माइनॉरिटी सेक्शन को और वंचित वर्ग को। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आगे देखें तो आगे देखते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक की जो पहली बैठक को संबोधित किसने किया? जेबी कृपलानी जी ने किया। पहली बैठक में आप देखेंगे कि 207 सदस्य थे। तो 207 सदस्य थे, तो बाकी सदस्य कहाँ गए? बाकी सदस्य कुछ जो मुस्लिम जिन्ना के कारण कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मुस्लिम लीग ने, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो टोटल 207 सदस्य थे, इसमें से 9 महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, उसके बाद पहली बैठक जो थी उसका जो टेम्पररी चेयरपर्सन थे वो थे सचिनानंदा सिन्हा। टेम्पररी चेयरपर्सन कौन थे? सचिनानंदा सिन्हा। इनको कैसे चयन किया गया? तो एक फ्रेंच प्रैक्टिस से चूज किया गया। फ्रेंच प्रैक्टिस ये थी कि जो सदन का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे अनुभवी व्यक्ति है, उसको टेम्पररी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो वो सचिनानंद सिन्हा जी थे अपने, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रैक्टिस हम आज भी फॉलो करते हैं। आज की डेट में इस प्रैक्टिस से जो चयन किया जाता है वो प्रो टर्म स्पीकर होता है, राइट। उसके बाद फ्रैंक एंथनी जो थे, ये इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए, टेम्पररी वाइस चेयरपर्सन चुने गए, ये है ना। फ्रैंक एंथनी एक एंग्लो इंडियन थे, तो ये उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उसके बाद देखें तो 11 दिसंबर जो कि 3rd सिटिंग थी, उसमें संविधान सभा के
परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव हुआ जो कि थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और संवैधानिक और कानूनी सलाहकार BN राव। BN राव को क्यों चुना गया? क्योंकि BN राव ने पहले बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसलिए उनकी एक्सपीरियंस और एडवाइस के लिए उनको चुना गया। ओके, फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उसका फाइनली यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया उद्देश्य प्रस्ताव कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। उसके बाद ये डेट भी बहुत ज़रूरी है, 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई, ठीक है। 29 अगस्त को प्रारूप समिति का नियुक्ति हुई। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई 29 अगस्त को। अच्छा, एक और फैक्ट यहाँ पे है कि HC मुखर्जी यहाँ पे जब चुने गए थे उपाध्यक्ष, उनके साथ साथ एक और बाद में एक और जने का चयन हुआ था, वो थे VT कृष्णमचारी। ये बात याद रखिएगा, ये जयपुर के थे, ठीक है। ये भी उपाध्यक्ष चुने गए थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान विधानसभा द्वारा पारित और अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई, ठीक है। भारत का संविधान में ओरिजिनली 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 पार्ट्स यानी कि 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स के साथ स्वीकृत हुआ भारत का संविधान। कब संविधान सभा का अंतिम बैठक कब थी? 22 जनवरी 1950, ठीक है। और 26/1 यानी कि 26 जनवरी भारत का संविधान लागू हुआ। और इसको बनने में कितना टाइम लग गया? इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 8 दिन लग गए, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो आगे बात करें तो देखेंगे हम कि बहुत सारी कमेटी का गठन हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि जो संविधान सभा काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसको आसानी से करा जा सके, उसको कार्य में मदद मिल सके। तो ऐसे में 22 कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। इसमें से 8 मेजर कमेटी थी, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो सबसे पहला था यूनियन पावर कमेटी, इधर लिखा हुआ भी है, संघ शक्ति समिति, उसके बाद केंद्रीय संविधान समिति और राज्य समिति, है ना। तो ये स्टेट समिति, संघ शक्ति समिति, केंद्रीय संविधान समिति, ये 3 जो समिति थे, इनके जो चेयरपर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 समिति के चेयरमैन थे। एक तो संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, और एक प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, ठीक है। ये था रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, सॉरी। ठीक है, तो एक स्टीयरिंग कमेटी यानी कि संचालन समिति और प्रक्रिया संबंधी नियम समिति यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर समिति, इनके जो हेड थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल किन किन समिति के चेयरमैन थे? प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, ठीक है। मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के कमिटी के, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, ठीक है। तो एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टेट्स कमिटी के चेयरमैन जो थे वो नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। और जो प्रोविंशियल कमिटी थे उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो पटेल थे, ठीक है। तो प्रोविंशियल और स्टेट में क्या फर्क है? प्रोविंशियल जो है वो बेसिकली हमारी रियासतें, ठीक है,
उनको हम प्रोविंशियल कमिटी कहते हैं, ठीक है। वेयर स्टेट्स जो है, स्टेट्स कमिटी जो है वो ब्रिटिश इंडिया जो था उनका, वो जो स्टेट्स थे उनके, उनका जो सॉरी, तो एक चीज आप देखते हैं कि जो प्रोविंशियल समिति थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन समिति, उसके सरदार पटेल थे चेयरमैन, और जो राज्य समिति थे उनके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो जो स्टेट समिति थी वो थी बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो कि रियासतें थी हमारी। और जो प्रोविंशियल संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति जो थी, वो थी ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो प्रोविंसेस आते हैं वो उसके हेड, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि सरदार पटेल को बहुत सारी समिति का चेयरमैन बना दिया था, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और उप समिति बनाई गई, सब कमिटीज बनाई गई। सब कमिटीज के जो हेड थे ये तीन चार जो सब कमिटीज थी, इनके हेड ये थे, पर इनको रिपोर्ट करना था पटेल को ही, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को ही। तो जेबी कृपलानी जो थे वो फंडामेंटल राइट सब कमिटी के हेड थे, ठीक है। उसके बाद जो थे एच.सी. मुखर्जी, वो अल्पसंख्यक उप समिति के हेड थे, ठीक है। अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज सब कमिटीज, ठीक है। उसके बाद जो अपने गोपीनाथ बरदोली थे, गोपीनाथ बरदोलोई जो थे हमारे, वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी कि असम के क्षेत्र के आसपास के एरिया के जो ट्राइबल बेल्ट है उनकी सब कमिटी के हेड थे। और ए.वी. ठक्कर जो थे वो बाकी प्रदेश में बाकी जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए जो काम करी थी उन कमिटी के हेड थे, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्ट कमिटी प्रारूप समिति के हेड थे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये एक बार सवाल आ भी चुका है आरपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। वो ऑल्दो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे वो डिलीट कर दिया गया था, पर वो एक क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से कमिटी के मैच द फॉलोइंग जैसा, कि कौन से कमिटी के हेड कौन रह चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू 3 कमिटी के हेड थे। 3 कौन कौन सी थी? संघ शक्ति कमेटी, केंद्रीय संविधान समिति और राज्य समिति, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो मेजर कमेटी के हेड थे। सबसे पहला स्टीयरिंग कमेटी, दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। सरदार पटेल किन किन के हेड थे? सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मौलिक आधार की जो उप कमेटी थी, उप समिति जो थी, उसके जेबी कृपलानी हेड थे, ठीक है, पर वो रिपोर्ट इन्हीं को कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड थे एच.सी. मुखर्जी, और जो ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम के साइड के जो हेड थे वो थे गोपीनाथ बरदलोई, और जो ये थे ए.वी. ठक्कर, वो थे बाकी ट्राइबल एरियाज के हेड, ठीक है। और बी.आर. अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। तो इसमें से जो 8 मेजर कमिटीज थी जो हमने लिखी थी यहाँ पे, 22 में से जो 8 मेजर कमिटीज थी वो ये थी। कौन कौन सी थी? एक बार मैं मार्क कर देती हूँ। 3 तो ये कमेटी हो गई, ठीक है। 2 ये हो गई, कितने हो गए? 5, 6, और ये उप समिति को सारी मिला के 7 ये हो गई, ठीक है। और ये 8 प्रारूप समिति। ये जो 8 कमिटी थी ये मेजर कमिटीज थी, ठीक है। अब देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी हमने पहले देखा था 29 अगस्त 1947 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। 19 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। इसके कितने मेंबर्स थे? इसके कुल 8 मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन था? चेयरमैन थे
बी आर अम्बेडकर सर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर सर के अलावा 7 और सदस्य थे। 7 सदस्य, नाम कैसे याद रखेंगे आप? नाम याद करने का एक इजी सा तरीका है, सारे नाम कृष्ण भगवान के नाम पे है। देखिए कैसे, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। के एम मुंशी, ठीक है। उसके बाद सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये एक इकलौते मुस्लिम मेंबर थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। उसके बाद माधव राव, माधव राव ने रिप्लेस किया था बी एल मिट्ठर को, पर माधव राव, माधव अगेन भगवान का नाम है। टी टी कृष्णमचारी, इन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खैतान को, ठीक है। तो ये जो 7 मेंबर्स थे, ये सारे के सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, ठीक है। कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और माधव राव, जिन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मिट्ठर को, और टी टी कृष्णमचारी, वो डी पी खैतान ने इनको रिप्लेस किया था। यहाँ पे आपको याद आ रहा हो तो हमने थोड़ी देर पहले वी टी कृष्णमचारी का भी नाम देखा था, आपको याद होना चाहिए वो कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि वो कौन थे, ठीक है। यहाँ पे टी टी कृष्णमचारी है, ठीक है। उसके बाद इसमें से 2 सदस्य ऐसे थे जो कि कांग्रेस से थे, कांग्रेस पार्टी के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आरपीएससी पूछ सकता है। पहले कौन थे? पहले थे के एम मुंशी जी, ठीक है। पहले ऐसे सदस्य कौन थे? के एम मुंशी जी, ठीक है। और दूसरे ऐसे सदस्य कौन थे? वो थे टी टी कृष्णमचारी, ये, ठीक है। पर पहले ओरिजिनली सदस्य तो यही रहे, तो पहले सदस्य ये थे, ये बाद में आए थे टी टी कृष्णमचारी। तो ये 2 सदस्य ऐसे थे जो कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, ठीक है। इन्होंने आपसी सहमति से सबका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, तो ये पूरी सबकी सहमति से निर्णय लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे तो देखते हैं पीवाईक्यूज थोड़े से। Consider the following statement regarding Constituent Assembly of India. The final session of the Constituent Assembly was held on 24 January 1950. ये हमने पढ़ा था अभी। Rajendra Prasad was declared to be duly elected to the office of President of India after this final session. Both correct है ये। उसके बाद देखिए ये वाला सवाल जो था ये डिलीट कर दिया गया था। क्यों डिलीट किया था ये देखते हैं अपन, ठीक है। अभी हमने देखा कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के अध्यक्ष कौन थे, कार्य संचालन के अध्यक्ष कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष अभी हमने देखा कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इधर ऑप्शंस क्या दे रखे हैं वो चेक करते हैं। बी का ऑप्शन दे रखा है या तो 3 या 4, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कि बी का जो एक्चुअल आंसर था वो होना चाहिए था राजेंद्र प्रसाद, पर राजेंद्र प्रसाद कहीं दे नहीं रखा तो ये सवाल डिलीट हो गया था, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी वापस से देख लेते हैं एक बार सारा। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी के कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। संघ शक्ति के कौन थे? संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने ये कहा था। ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, ठीक है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया किसने लिखा था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या क्या सवाल इसमें से जो क्या क्या कथन है जो इसमें से सही है, क्या क्या कथन है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, राइट। इनडायरेक्टली इलेक्टेड था ना, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, नो ये गलत है, इनडायरेक्ट इलेक्शन था।
इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी। हमने पढ़ा था 7 ऐसी पार्टीज थी जिनका एक सीट अलॉट की गई थी, तो मल्टी पार्टी बॉडी थी वो, तो ये गलत है, ठीक है। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी, यस वी हैव सीन दिस, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, तो आंसर क्या हो जाएगा ए एंड डी। लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आया था 2021 में, द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज नॉट पॉलिटिकल कैरेक्टर बट नेशनल कैरेक्टर, सपोर्ट और अपोज दिस आंसर विद फैक्ट्स ओनली। इसका आंसर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आप आंसर लिख सके। इसमें आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कैबिनेट जो फॉर्म हुई थी उसके मेंबर्स कौन कौन से थे, उन मेंबर्स का हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनमें कोई रोल था या नहीं था, और अगर था तो किस तरीके का रोल था, क्या ऐसे भी सदस्य थे जो चुने गए थे और उनका कोई रोल नहीं था हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में। तो उस सभी को आपको नाम यूज करते हुए और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए आंसर लिखना है। आप एक बार ट्राई कीजिए इसको लिखने का, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी आपके साथ।